बदलते भारत की शान। नाइन टू फाइव जॉब, अरे 5 to 9 जॉब, भाग दौड़ ऑल द टाइम जॉब, द रोमिंग वाला जॉब, द डेडलाइन वाला जॉब, और आर यू लिविंग इन द मार्केट वाला जॉब। जिंदगी में मौके ही मौके हैं। अपनी मर्जी से जॉब चुनिए, अपनी इच्छा अनुसार कमाइए, बन जाइए LIC एजेंट। ये है जॉब से बढ़कर, ये है करियर इंश्योरेंस। अपना बॉस खुद बनिए, बन जाइए LIC एजेंट। अब लाइफ सेट है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत हेलो किसान में। मैं हूं मुकुल शर्मा। हेलो किसान कार्यक्रम में लगातार आपके लिए अलग अलग विषय लेकर हम हाजिर होते हैं। तो चलिए सबसे पहले हमारा जो आज का विषय है उस पर नजर डाल लेते हैं। आज खासतौर से आपको हम जानकारी देंगे प्राकृतिक खेती के बारे में, और बात होगी बीजे मसाला फसलों में कीट प्रबंधन की। किस तरीके से कीटों की आप रोकथाम कर सकते हैं, ये जानकारी आज आपको हम देंगे। और साथ ही इन दोनों विषय से संबंधित अगर आप कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, कुछ जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। इसके लिए हमारे टोल फ्री नंबर नोट कर लीजिए। ये नंबर है 1800-113060, साथ ही 1800-113061। इन नंबर्स पे आप हमें कॉल कर सकते हैं और आपके सवालों के जवाब देने के लिए, आपकी समस्या के समाधान के लिए हमारे साथ दो बेहद ही खास मेहमान आज जुड़े हैं। उनका परिचय आपसे हम करा दें। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर KC भट्ट जी। आप प्रधान वैज्ञानिक हैं, राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो, पूसा, नई दिल्ली से। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर भट्ट आपका। और साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर NK मीणा जी। आप वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं, राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र, अजमेर, राजस्थान से। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर मीणा आपका भी। नमस्कार सर। तो देखिए, हमने आपका परिचय कराया। हमारे आज के जो मेहमान रहेंगे कार्यक्रम में, उसके साथ साथ उम्मीद करते हैं आपके और ज़्यादा सवाल जो हैं वो हमारे पास आएंगे, जिससे आपकी समस्या का समाधान हो सके। लेकिन उससे पहले यहाँ डॉक्टर भट्ट आपसे हम जानना चाहेंगे, जब हम प्राकृतिक खेती की बात करते हैं और आज के समय को देखा जाए तो कहीं ना कहीं अब हर एक किसान जो है वो प्राकृतिक खेती का महत्व समझ रहा है। यस, आपने बड़ा सही सवाल किया है। सबसे पहले मैं किसान भाइयों को नमस्कार करता हूँ। और सबसे मुख्य बात यह है कि प्राकृतिक खेती इसको इसलिए किया जाता है कि इसमें आपको रासायनिक खादों का इस्तेमाल नहीं करना है, इसमें आपको कोई विकसित बीजों का यूज़ नहीं करना है। आपको इसमें केवल प्राकृतिक नियमों को देखते हुए, उनका पालन करते हुए इस खेती को करना है जी। ये खेती जो हमारे वैदिक समय से ऋषि मुनियों ने इस तरह का एक प्रक्रिया शुरू करी थी, क्योंकि वो हमेशा से एक प्रकृति के बीच में तपस्या करते थे, या अपने जो है उनकी पाठशालाएं होती थी तो उसका उनको बड़ा अच्छा नॉलेज, ज्ञान होता था कि किस तरह से हमारे पेड़ पौधे उग रहे हैं, कौन उनको खाद दे रहा है, कौन उनको पानी दे रहा है। इन्हीं नियमों को का पालन करते हुए हमें ये खेती करनी है। और ये खेती इसलिए की जाती है कि हमने जैसे हरित क्रांति हमारे देश में आई, उस हरित क्रांति के तहत हमने जो है बीज, हमें उत्तम किस्म के बीज चाहिए, हमें खाद चाहिए, हमें पानी चाहिए, सिंचित भूमि चाहिए, और हमें उसमें कीटनाशक चाहिए। ये चीज़ का हम इस्तेमाल करते करते हमारी खेती में जो हमारी जो मिट्टी है उसकी उर्वरक क्षमता खत्म हो गई, और जो हमारे जो फसलें पैदा हुई उन फसलों में वो तत्व नहीं रहे जो हमारे शरीर को चाहिए होंगे, उन तत्वों की कमी होने लगी। तो इन चीज़ों से मतलब जब हमें दिक्कत होने लगी, बीमारियां आने लगी, तो हमारे जो वैदिक तरीके से जो खेती की जाती थी उसको ध्यान में रखते हुए हमारे देश में इस तरह की खेती करने के लिए का प्रावधान बनाया गया। और इसी प्रावधान के तहत आपने सुना होगा कि सन 2019-20 में हमारी जो वित्त मंत्री हैं उन्होंने संसद में ये वित्त को करते हुए
ये कहा था कि हमारे यहाँ 0 बजट, बिना किसी लागत के खेती होनी चाहिए, और हमारे प्रधानमंत्री ने इसको हमारे हर किसान के जो हमारे जो किसान है मार्जिनल या जी छोटे और सीमांत किसान हैं, यस, उनके लिए काफी ये लाभदायक सिद्ध हो सकती है। जी चलिए, इसके महत्व के बारे में और भी जानकारी आपसे लेंगे, लेकिन प्राकृतिक खेती देखिए ये नहीं है कि आप एक सिरे से ही इसकी शुरुआत कर दें, लेकिन एक छोटे से हिस्से में भी आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं अपने खेत में, जिसके जरिए आपको लाभ हो सकता है। और किस तरह का लाभ आपको मिल पाएगा इसके बारे में विस्तार से आपको हम जानकारी देंगे, लेकिन पहले आइए नजर डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर। कोरोना महामारी का दौर जारी है। इस महामारी ने पूरी दुनिया को बैक टू बेसिक्स के लिए तैयार कर दिया है, यानी वापस प्रकृति से जुड़ना सिखा दिया है। इस महामारी ने हम सबको अच्छी सेहत की अहमियत भी समझा दी है, लेकिन अच्छी सेहत बनेगी रसायन मुक्त खाना खाने से, और रसायन मुक्त खाद्य पदार्थों के लिए जरूरी है कि हम प्राकृतिक तरीके से खेती करके फल सब्जियां उपजाए। प्राकृतिक खेती यानी कुदरती खेती देसी गाय पर आधारित कृषि पद्धति है। इसमें एक देसी गाय से 30 एकड़ की खेती की जा सकती है। देसी गाय के गोबर में 16 मुख्य पोषक तत्व होते हैं और ये सभी पौधों के विकास के लिए जरूरी होते हैं। साथ ही देसी गाय के गोबर और मूत्र की महक देसी केंचुओं को बढ़ाने में भी मददगार होती है। इसलिए देसी गाय को प्राकृतिक खेती का मूल आधार माना जाता है। प्राकृतिक खेती करने के कई फायदे हैं। प्राकृतिक खेती में किसान को नकद पैसे की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इस खेती के लिए जिन उत्पादों की जरूरत पड़ती है वे सभी घर पर ही तैयार किए जा सकते हैं, यानी बाजार से कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसे में आपके पैसों की भी बचत होती है। इतना ही नहीं, कम लागत में प्राकृतिक खेती से ही जैविक उत्पादन भी किया जा सकता है। लघु और सीमांत किसानों के लिए तो प्राकृतिक खेती किसी वरदान से कम नहीं है। काफी किसान प्राकृतिक खेती की अहमियत को समझ चुके हैं और प्राकृतिक खेती कर भी रहे हैं, लेकिन जिन किसानों ने अभी तक इस ओर रुख नहीं किया है वो भी प्राकृतिक खेती करने के लिए प्रोत्साहित हो। सरकार भी इसके लिए प्रयास कर रही है। तो जाना आपने किस तरीके का लाभ आपको मिल सकता है प्राकृतिक खेती से जुड़कर, और असल में प्राकृतिक खेती है क्या, जिसके बारे में खुद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जो हैं उन्होंने किसानों को संबोधित भी किया था और प्रोत्साहित किया था कि और ज़्यादा से ज़्यादा जो किसान हैं प्राकृतिक खेती से जुड़ें और अपनी लागत को कम कर सकें, अपने मुनाफे को बढ़ा सकें। अब आइए रुक कर लेते हैं डॉक्टर एन के मीणा जी का भी। डॉक्टर मीणा, जानना चाहेंगे आपसे, हमने अभी बात की थी प्राकृतिक खेती की, लेकिन हमारे जो किसान दूसरी फसलों की खेती करते हैं जाहिर तौर पर समस्याएं रहती हैं उसमें, और खासतौर से जब हम बीजे मसालों की बात करते हैं कहीं ना कहीं उनमें जो गुणवत्ता उसकी होती है काफ़ी प्रभावित हो जाती है, और उसमें अगर कीट अलग अलग आने लगे तो जाहिर तौर पर एक किसान के लिए ना सिर्फ जो मुनाफा है वो ऐसा लगता है कि नुकसान में तब्दील ना हो जाए, क्योंकि फसल उत्पादन भी प्रभावित होता है, गुणवत्ता भी प्रभावित होती है। किस तरीके से इनका जो नियंत्रण है वो किया जा सकता है? देखिए मुकुल जी, सबसे पहले तो मैं हमारे जो दर्शक हैं उनको ये बताना चाहूँगा कि बीज मसाला फसलें अभी तक कहीं हमारे जो किसान भाई ये कृषक बंधु है वो ये जानने में सक्षम नहीं बीज मसाला फसलें। इसके बारे में पहले स्पष्ट कर दूं कि बीज मसाला वो फसलें हैं जिन मसालों का बीज मसाले के रूप में काम आता है, जिन फसलों का बीज मसालों के रूप में काम में लेते हैं जी। जैसे कि धनिया है, जीरा है, सौंफ है, मेथी है, कलौंजी, अजवाइन, सोवा या फिर अनाइस या सेलेरी, इस तरह की जो फसलें हैं जिनका बीज हम मसाले के रूप में प्रयोग करते हैं उन फसलों को हम बीज मसाला फसलें कहते हैं। अब हम बात करें कि बीज मसाला फसलें क्यों आवश्यक है, तो यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि जो बीज मसाला फसलें ये मसालों में स्वाद तो बढ़ाती है, इसके अंदर बहुत ज्यादा औषधीय गुण भी होते हैं और ये बहुत पौष्टिक भी होती है। इसलिए इन फसलों को हम लोग ज्यादातर हमारे किसान भाई है वो पैदा करते हैं, और चूंकि इन फसलों को और इन बीज मसालों को कहा जाता है लो वॉल्यूम हाई वैल्यू क्रॉप, मतलब कहते हैं कि कम मात्रा में ज्यादा मुनाफा। तो जैसे कि हम देखते हैं कि जीरा है बहुत कम मात्रा में प्रयोग में लिया जाता है, या जैसे हमारी सौंफ है बहुत कम मात्रा में प्रयोग की जाती है, या धनिया है उसको भी बहुत कम मात्रा में प्रयोग में किया जाता है, लेकिन इनके अंदर जो विद्यमान गुण है और जो इनमें औषधीय गुण है उसकी वजह से ये फसलें हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। लेकिन
इन फसलों में कई तरह के ऐसे कीट लगते हैं जिनकी कई तरह वजह के से कीट इनकी इसमें आ गुणवत्ता- जाते हैं और उन्हीं का निदान जो है समय से करना बेहद ज़रूरी है। किस तरीके से उनका प्रबंधन हम कर सकते हैं, इस बारे में आपसे डॉक्टर मीणा हम जानकारी भी लेंगे आगे, लेकिन पहले आइए नजर डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर। जीरा, धनिया, अजवाइन, सौंफ, कलौंजी और काली मिर्च को बीजे फसलें या मसाला फसलें कहते हैं। इन फसलों की अच्छी पैदावार के लिए इन्हें कीटों से बचाना जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं माहू या एफिड कीट की। ये कीट खास तौर से धनिया, सौंफ, मेथी, जीरा और अजवाइन में लगता है। ये कीट छोटे, मुलायम, हरे, पीले या भूरे काले रंग के होते हैं। ये कीट फसल के कोमल हिस्सों जैसे तना, पत्ती, फूल का रस चूसकर नुकसान पहुंचाते हैं। माहू के प्रकोप से पौधे की बढ़वार रुक जाती है। अगर कीट का प्रकोप ज्यादा हो जाए तो पौधा मर भी जाता है। इस कारण उपज में भी कमी आ सकती है। इनके प्रबंधन के लिए समय से फसलों की बुआई करें, खेतों के पास उगी हुई खरपतवारों को साफ करें। कृषि विशेषज्ञों की सलाह से दवाओं का छिड़काव भी कर सकते हैं। इनके अलावा परभक्षी कीटों जैसे लेडी बर्ड बीटल का संरक्षण भी कर सकते हैं। वहीं थ्रिप्स का प्रकोप सौंफ में देखा जाता है। ये पीले भूरे रंग के होते हैं और पत्तियों का रस चूस कर नुकसान करते हैं। इस कीट से ग्रसित पत्तियों पर धब्बे पड़ जाते हैं और बाद में पत्ते मुड़ जाते हैं। पौधा छोटा रह जाता है और पैदावार कम हो जाती है। थ्रिप्स कीट के प्रबंधन के लिए खेतों से समय समय पर खरपतवार निकालते रहे। बुआई से पहले बीजोपचार जरूर करें। इसके अलावा जीरे में माइट का प्रकोप भी होता है। ये पीले रंग की मकड़ी होती है। इससे प्रभावित पौधों पर फूल कम आते हैं, फूल झड़ने लगते हैं, जिससे पैदावार में कमी आ जाती है। इसके प्रबंधन के लिए अच्छे जल निकास वाली दोमट या बलुई दोमट मिट्टी में बुआई करनी चाहिए। जीरे की फसल के साथ सरसों की फसल ना लगाएं। खेतों को खरपतवार मुक्त रखें। कृषि विशेषज्ञों की सलाह से दवा का छिड़काव करें, लेकिन दवा का छिड़काव उस समय करें जब पौधों पर ओस की बूंदें नहीं हो। जीरा और धनिये पर सफेद मक्खी का प्रकोप भी होता है। बचाव के लिए फसल को खरपतवार मुक्त रखें। इसके अलावा पौधशालाओं को नायलॉन की जाली से ढक भी सकते हैं। तो जाना आपने कैसे जो हमारे बीजे मसाले की फसलें हैं उसमें आप कीट प्रबंधन कर सकते हैं, और ये ज़रूरी नहीं कि आप सीधे तौर पर जो कीटनाशी है उसका स्प्रे यानी छिड़काव आप कर दें। उससे पहले भी कई और विकल्प हैं, उनका चयन हमें करना चाहिए। और प्राकृतिक खेती देखिए यही हमें सीख देती है। फिलहाल हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं फ़ोन लाइन पर, इनका सवाल हम ले लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? हेलो हेलो हेलो, हाँ जी, मेरे दो सवाल हैं। एक तो प्राकृतिक खेती से रिलेटेड है और एक मसाले फसलों से। जी बताइए। हाँ जी, प्राकृतिक खेती से रिलेटेड है कि इसमें जो वर्मी कंपोस्ट होता है क्या इसको यूज कर सकते हैं, और दूसरा ये जो केंचुए होते हैं क्या ये सॉइल में हैवी मेटल्स डिपॉजिट करते हैं, और दूसरा मसालों के लिए है मेरा कि ये जो सौंठ होती है वो अदरक पाउडर से अलग होती है, और क्या ये अलग किस्म है, और अगर सौंठ की अलग किस्म है तो इसका बीज कहाँ से मिलेगा और कैसे लगाई जाती है ये? चलिए बिल्कुल सारी जानकारी आपको हम देंगे। मैं चाहूँगा डॉक्टर भट्ट पहले आप इनको जानकारी दें। हाँ। जानना चाह रहे हैं वर्मी कंपोस्ट जो है क्या इसी का भाग हम मान सकते हैं, क्या इसका उपयोग जो है हम कर पाएंगे बेहतर ढंग से? धन्यवाद जसपाल जी, आप हिमाचल प्रदेश से हैं तो आपके यहाँ दो कृषि विश्वविद्यालय हैं, पालमपुर में और यहाँ पे सोलन में। यहाँ पे ये सब चीज़ें जो प्राकृतिक खेती के बारे में काफ़ी अच्छा काम चल रहा है, और वहाँ के आप वैज्ञानिकों से आप संपर्क कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक आप वर्मी कंपोस्ट की बात कर रहे हैं, वर्मी कंपोस्ट तो जैविक खेती के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें आपको बाह्य मतलब बाहर से लाए हुए पदार्थ को उसमें इस्तेमाल करना है, गोबर लाना है, उसमें केंचुए जो इम्पोर्टेड होते हैं, इम्पोर्टेड केंचुओं को लगाना होता है, उनसे उनको वर्मी कंपोस्ट बनाना होता है। लेकिन केंचुए जो इम्पोर्टेड केंचुए होते हैं उनकी केवल एक खासियत होती है, वो आप केवल गोबर ही खाते हैं। जैसे गोबर के अलावा उनको मिट्टी खिलाओ तो मिट्टी नहीं खिलाते, इसलिए वो केवल वो जो गोबर वाला जो कचरा है वो उसको खाद बनाने में इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए जो है वर्मी कंपोस्ट से नहीं चलेगा, आपको केवल जो है तो देसी तरीके से खाद बनानी पड़ेगी। उसका तरीका है किस तरह से आपको जो है जो मिट्टी को उपजाऊ बना सके, और आपने जो ज़मीन में है वो पानी हवा के लिए एरेशन जो हवा को पास करने के लिए वो कर सके, और काफ़ी अंदर तक ये केंचुए जो हमारे अपने केंचुए होते हैं, जैसे आपने सुना होगा कि पहले
विद्यालय में पढ़ाया जाता था कि किसान के मित्र होते हैं केचुए और मधुमक्खियाँ, और इस तरह के जो इनको हमें जो है ये किसान के मित्र हैं। तो किसान के मित्र बाहर से आए हुए केचुए नहीं हो सकते हैं, ये हमारे अपने केचुए होंगे। उसको केचुए तैयार करने के लिए हमें खाद बनानी पड़ेगी और जगह उस खाद का इस्तेमाल करेंगे तो तभी जो है हमें वो सही होगा, वर्मी कंपोस्ट से नहीं चलेगा। चलिए बिल्कुल डॉक्टर मीना, आपसे भी हम जानना चाहेंगे, वो जानकारी लेना चाह रहे थे सौंठ की अगर बात की जाए कि अदरक पाउडर ही है या इसकी अगर खेती वो करना चाहते हैं कहाँ से करें और किस तरीके से और अच्छी जो किस्म है इसकी मिल सकती है, कुछ जानकारी देना चाहेंगे आप इस बारे में? बिल्कुल, ये सौंठ की जो बात कर रहे थे वास्तव में ये अदरक से ही तैयार होती है। अदरक को सुखा करके इससे तैयार करते हैं हम लोग इसका। और मैं इनको बता दूं कि ये कंद वाले मसाले हैं और इसकी जो ये किस्म की जो बात कर रहे थे, अदरक की जो अच्छी किस्म है, इसके लिए इनको भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान जो कालीकट में है वहां से ये अच्छी किस्म का बीज प्राप्त कर सकते हैं और अच्छी क्वालिटी का ये अदरक भी पैदा करके और सौंठ तैयार कर सकते हैं। जी बिल्कुल, तो देखिए किस तरीके से आप अगर चाहते हैं तो इसकी आप खेती कर सकते हैं। और ख़ासतौर से जब अलग अलग फसलों की हम बात करते हैं, डॉक्टर भट्ट आप भी इस बात से सहमत कि प्राकृतिक खेती जो है यहाँ पर सिर्फ एक या दो फसलों का विकल्प आपके पास नहीं है, आप कोई सी भी फसल का चयन कर सकते हैं और उसकी प्राकृतिक रूप से खेती कर सकते हैं। यस, आपने बहुत सही सवाल किया है शर्मा जी। यहाँ पे जो प्राकृतिक खेती में आप हर तरह की फसलों को उगा सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि आपको एक तो अपने फार्म से, अपने आसपास से जो मतलब खाद जो एक कहते हैं जीवामृत एक तैयार करना पड़ेगा, जिससे आपके जो जीवाणु हैं, जो आपके माइक्रोब्स हैं ज़मीन के अंदर हैं, हमारे जो फायदे करने वाले माइक्रोब्स हैं, केचुए हैं, उनको हमें वो तैयार करने के लिए, हमारे मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए ये पहले तैयार करना पड़ेगा। उसके लिए एक विधि है कि आपको शुद्ध देसी गाय का यूरिन होना चाहिए, उसके गौमूत्र को इस्तेमाल करना है उसके लिए आपको, और उसका उसी का गोबर यूज करना है। और कुछ मात्राएं हैं, जैसे मतलब आपको अगर माना 100 लीटर पानी में अगर माना 10 किलो आपका जो है गोबर है, तो वही 8 से 10 किलो आपका जो है यूरिन आपको जो है शुद्ध गाय का करना पड़ेगा। 1 किलो आपको गुड़ उसमें मिलाना पड़ेगा और आपको जो है बेसन 1 किलो मिलाना पड़ेगा और वहां से मिट्टी लानी पड़ेगी जहां पे और जो रासायनिक खादों का इस्तेमाल ना हो। ये सब मिक्सर आपको तैयार करना पड़ेगा। इसकी अलग विधि है। ये विधि आपको किसान वहां पे किसी भी जो है विश्वविद्यालय से मिल सकती है या कहीं से भी आप प्राप्त पढ़ सकते हैं, लिटरेचर में अवेलेबल है। लेकिन आवश्यकता अगर हम देखें प्राकृतिक खेती के लिए तो ये भी जरूरी कि एक देसी गाय जो है वो जरूर हमारे किसान जो है उनके पास हो, उसके जरिए वो शुरुआत कर सकें प्राकृतिक खेती की। यस, आपको जो है अपनी देसी गाय, जो अपनी गाय है, जर्सी गाय से नहीं चलेगा, जो आपकी अपनी गाय हैं, जो देसी गाय हमारे भारत की जो ब्रीड है उसको इस्तेमाल करना है। आपको पता ही गोधेनु जो आपका कामधेनु है, कामधेनु को क्यों कहा जाता है? कामधेनु हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, दूध देती है, आपको अच्छा गोबर, आपको गौमूत्र से आप कई बीमारियां शुद्ध हो जाती है, दूर हो जाती है। तो ये चीज़ें हमें इस्तेमाल करनी चाहिए। और जहाँ तक आपने पूछा कि एक से ज़्यादा फसल है, यार हर फसल में ये उगाया मतलब इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, हर फसलें उगाई जा सकती हैं, खेती करी जा सकती है। लेकिन मैं ये समझता हूं कि ये खेती जो है उन क्षेत्रों में ज्यादा की जाए जहां असंचित क्षेत्र जो हो। चलिए बिल्कुल, और भी जानकारी आपसे लेंगे। एक दर्शक फिलहाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कमलेश जी हमारे साथ जुड़े हैं बिहार से। बहुत बहुत स्वागत आपका। क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं कमलेश जी? हेलो। हाँ हेलो जी, सवाल पूछ सकते हैं आप अपना कमलेश जी। मैं पूछ रहा हूँ कि जो जीरा का जो बीज मिलता है जी मैं पूछ रहा हूँ कि जीरा का बीज कहाँ से मिलेगा? चलिए बिल्कुल, डॉक्टर मीना कमलेश जी जुड़े हैं बेतिया बिहार से हमारे साथ और जानना चाह रहे हैं कि जीरे की खेती ये करना चाहते हैं, बीज कहाँ से प्राप्त हो सकता है? हाँ, बड़ा अच्छा प्रश्न इन्होंने किया है कमलेश जी ने बिहार से। लेकिन मैं इनको ये थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि बिहार में जीरे की खेती नहीं होती। ये वाकई में जीरे की बात कर रहे हैं या काला जीरे की बात कर रहे हैं? थोड़ा कमलेश जी आप मुझे हमें बताएंगे कि आप काला जीरा की बात कर रहे हैं या जीरे की बात करेंगे? कमलेश जी का संपर्क शायद हमसे टूट चुका है, लेकिन मैं चाहूंगा आप डॉक्टर मीना इस बारे में बताएं, क्या वहां पर काले जीरे की संभावनाएं ज्यादा हैं या अनुकूल हम मान सकते हैं? वहां पे काला जीरा, जिसको हम लोग कलौजी कहते हैं, बिहार में इसको काला जीरा बोला जाता है,
और वैज्ञानिक भाषा में इसको बोलते हैं नाइजेला सटाइवा। ये कलौंजी बिहार में और इधर जो पश्चिमी बंगाल है इसमें अच्छी खेती होती है। वहां पर इसकी कलौंजी की पैदावार बड़ी अच्छी आती है और अच्छी उच्च गुणवत्ता की कलौंजी वहां पैदा हो सकती है। तो ये कलौंजी का बीज, जिसको एक जीरा बोल रहे थे, काला जीरा बोल रहे थे, उसका बीज हमारे राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र से प्राप्त कर सकते हैं। इसकी हमारे पास 2 अच्छी किस्में हैं। एक तो है अजमेर कलौंजी 1 और अजमेर कलौंजी 20। दोनों जो किस्में हैं उसकी बिहार में बड़ी अच्छी पैदावार हो सकती है। और किसान ये जो है कमलेश जी या वहाँ के जो किसान है, इस कलौंजी की इन किस्मों से लगभग 12 से 13 क्विंटल पर हेक्टेयर उपज प्राप्त कर सकते हैं। जी बिल्कुल। और साथ ही हम बीजे मसालों की अगर यहाँ बात कर रहे हैं, उसमें कीटों की अगर बात की जाए, क्योंकि जैसा आपने कहा कि औषधीय गुण जो हैं वो काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं हमारे बीजे मसालों में। और हमने देखा भी कोविड महामारी के दौरान किस तरीके से एक मांग जो बढ़ी हमारे भारतीय मसालों की। लेकिन क्या कीटों की वजह से जो गुणवत्ता है वो सीधे तौर पर प्रभावित हो जाती है उत्पादन के साथ साथ? बिल्कुल मुकुल जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। अभी ये जो कोविड महामारी थी और पिछले लगभग 2 से 2.5 साल से हम लोग इसको झेल रहे हैं, पूरा विश्व इसका सामना कर रहा है और ये भारत में कम प्रभावी रही। इसका मुख्य कारण यही है कि भारत में अपना मसालों का उपयोग ज्यादा किया जाता है जी। और मसाले खाने से अपने अंदर में रोग सहनशीलता की क्षमता बढ़ जाती है। यहाँ पर अगर हम लोग अभी बात कर रहे थे कलौंजी की, ऐसा कहा जाता है कि कलौंजी हर बीमारी का इलाज कलौंजी है। और कुरान में तो ऐसा भी लिखा गया है कि कलौंजी से मृत्यु को हम वापस नहीं ला सकते, अदरवाइज इससे सब तरह की बीमारियों का इलाज किया जा सकता है। तो इसमें वास्तव में जो कीट लगते हैं, बीमारियां लगती है, जिससे इनकी गुणवत्ता बुरी तरह से प्रभावित होती है। और इसके लिए हमारे किसान भाई को हम ये बताना चाहेंगे, किसानों को, कृषकों को, कि किसान हमेशा बीज की बुआई से लेकर के बीज पकने तक बड़ी सावधानी से किस तरह के उसमें कीट लग रहे हैं, कौन सा कीट कब लग रहा है, उसकी पूर्ण जानकारी प्राप्त करते रहें। और जैसे ही कीट खेत में लगता है, फसल पर लगता है, उसका अपन तुरंत उपचार करना शुरू कर दें तो हम फसल को बड़ी अच्छी गुणवत्ता वाली फसल पैदा कर सकते हैं। चलिए बिल्कुल, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर मीना, दोबारा आपका रुख कर रहे हैं हम। नंदस्वरूप जी हमारे साथ जुड़े हैं उत्तर प्रदेश से। बहुत बहुत स्वागत आपका नंदस्वरूप मिश्रा जी। नमस्कार सर, मैं नंदस्वरूप मिश्रा हूँ बाराबंकी से। जी सर, मैं नमस्कार। जानना चाहता हूँ कि धनिया बड़ी मेहनत से हम लोग बोते हैं, लागत लगाते हैं, तो इसमें कीट लग जाता है, तब नुकसान होता है। अगर हमारा धनिया के बजाय बंगुरा टाइप का बन जाता है जिसकी कोई कीमत नहीं, तो हम किस हिसाब से उसकी रख रखाव करें जिससे बढ़िया खूबसूरती हो, बढ़िया पैदावार हो, मार्केट में अच्छा रेट हमको मिल सके? जी देखिए, बहुत जल्दी उन्होंने अपना सवाल पूछा है, लेकिन मैं चाहूँगा डॉक्टर मीना आप तसल्ली से इनका सवाल का जवाब दें कि किस तरीके से अगर समस्या आ जाती है धनिये में, क्योंकि बेहतर भाव अगर नहीं मिल पाता, मुनाफा नहीं होता, तो जाहिर तौर पर अब किसान भी सोचता है कि शायद अब दूसरी फसल जो है उसका चयन करना पड़ेगा। ऐसी समस्या है तो क्या करें? एक्चुअली मिश्रा जी जो उत्तर प्रदेश से बोल रहे हैं, मेरे को इनको थोड़ा संक्षिप्त में बताना ही पड़ेगा कि धनिया का अच्छा उत्पादन कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए मैं इनको और सभी कृषकों को यह बताना चाहूंगा कि धनिया की अच्छी पैदावार लेने के लिए सबसे पहला जिस चीज का हमें ध्यान रखने की जरूरत है वो है कि हमें अच्छी गुणवत्ता, अच्छी क्वालिटी का जो वैरायटी का बीज प्राप्त करना पड़ेगा। और जिसमें मैं आपको बता दूं, हमारे संस्थान ने 3 किस्में इजाद की है। इसमें है अजमेर धनिया 1, अजमेर धनिया 2, अजमेर हरा धनिया 3। तो ये जो तीनों किस्में हैं बड़ी अच्छी किस्में हैं और इसकी पैदावार भी बड़ी अच्छी आती है। इसके लिए हमारे कृषकों को मैं बताना चाहूंगा कि किसान ज्यादातर बीज की मात्रा बहुत ज्यादा डालते हैं जी। हमें ये ध्यान रखने की जरूरत है कि धनिये का जो बीज की मात्रा है, 1 हेक्टेयर के लिए 10 से 12 किलो बीज चाहिए और उस बीज को ये 2 दाल बना करके इसकी बुआई करें। और बुआई करने के साथ साथ, बुआई करने से पहले उसको हम बीज को उपचारित करके बोवें, ताकि जो शुरुआत में लगने वाले कीटों से हम अपनी फसल को बचा सकें। और इसके लिए हमारे किसान क्या करें कि पहले धनिया को दाल बना करके और उसको नम करके, और उसमें एक जो पेस्टिसाइड आता है, हालांकि बीज उपचार में हम तो कहते हैं कि धनिया की फसल में और किसी भी फसल में भी प्राकृतिक खेती की हम लोग बात कर रहे थे जी, तो कुछ
केमिकल्स ऐसे होते हैं जिसका कटाई के बाद प्रोडक्शन में या उत्पाद में बहुत असर नहीं रहता। इसलिए हम कहते हैं कि जो इमिडाक्लोप्रिड 600 FS के नाम से बाजार में मिलता है जी। उसकी 3 मिलीलीटर मात्रा 3 ml 1 किलो बीज को उपचारित करें। उसके बाद उसको सुखाएं जी, छाया में सुखाएं और फिर उसको ट्राइकोडर्मा से उपचारित करें और उसके बाद में उसको हम लोग लाइन में बुआई करें। ये दोनों जो दवाइयां हैं इससे उपचारित करने से क्या होगा कि जो रस चूसने वाले कीट है जिसकी आप भी बात करे थे, माहू था हमारा, थ्रिप्स जिसको कहते थे पर्णजीवी, और सफेद मक्खी और फुदका जिसको जेसिड्स कहते हैं, ऐसे कीटों से जो कि शुरुआती दौर पर हमारी फसल को बहुत ज्यादा नुकसान कर देते हैं और पौधा की ओज बिगड़ जाती है, अच्छा नहीं बनता। तो हम लोग इन दोनों दवाओं का प्रयोग करने से शुरुआती दिनों में 40 से 45 दिन तक अपनी फसल को स्वस्थ रख सकते हैं जी। और उसके बाद में हम लोगों को जो किसान भाई है, ये जो इसकी जो पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेज है कि कितना इसमें पानी लगेगा, कितना इसमें नाइट्रोजन देना है, कितना यूरिया देना है, जो रिकमेंडेड डोज है उतनी ही ये लोग डालें। चलिए, यानी संतुलित मात्रा का ख्याल रखना होगा, चाहे सिंचाई की बात करें या उर्वरक की हम बात करें। इस बात का लगातार हमारे जो किसान हैं वो ख्याल भी रखते हैं, लेकिन आवश्यकता यही कि सीधे तौर पर आप जो रसायन का छिड़काव कर देते हैं उसे अब हमें खत्म करना होगा, कम से कम करना होगा, तभी हम प्राकृतिक खेती की तरफ आगे भी बढ़ सकेंगे। और वही हमारे किसानों के हित में भी है, हमारे पर्यावरण के हित में भी है, और खासतौर से आर्थिक रूप से भी देखा जाए तो ये किसानों के लिए और भी ज़्यादा लाभकारी हो सकती है। फिलहाल हेलो किसान में यहाँ वक्त हो चला है कि छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो जानकारी का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। आत्मनिर्भर किसान भारत की शान। उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ फसल की कटाई के उपरांत उपज की हानि को रोकने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने और बीज से बाजार तक के विजन को मजबूती देने के उद्देश्य से 1 वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महत्वाकांक्षी केंद्रीय योजना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की। इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कृषि आधारित उद्योग लगाने में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बहुत बड़ी गति आएगी। साथियों, अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां गांव के कृषि उद्योगों से फूड आधारित उत्पाद शहर जाएंगे, और यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से पात्र लाभार्थी गोदामों का निर्माण कर सकते हैं, छटाई या ग्रेडिंग इकाई, पैकिंग हाउस, सप्लाई चेन और कोल्ड चेन जैसी सुविधाएं, या फिर प्राथमिक कृषि प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कर सकते हैं। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर अधिकतम 7 वर्ष के लिए ब्याज में 3% तक की छूट दी जा रही है। ऋण पुनर्भुगतान के लिए 6 महीने से 2 वर्ष तक मोरेटोरियम की सुविधा भी उपलब्ध है। इस योजना ने अब तक सफलता की कई मिसालें कायम की हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के लाभार्थी श्री विपिन त्रिपाठी ने एग्रीकल्चर वेस्ट से बायोफ्यूल बनाने का इनोवेटिव प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाया है। लोन मिलने की वजह से हम समय पर सारी मशीनों का प्रोक्योरमेंट और सारा सिविल वर्क टाइम पे करवा पाए, जिससे ये प्रोजेक्ट को लगाना संभव हो पाया। राजस्थान के लाभार्थी श्री यशवर्धन मुंद्रा ने सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट लगाकर रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। कर्नाटक की महिला उद्यमी श्रीमती ममता वी ने प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाकर प्रगति की नई राह चुनी है। ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕಾರಕವಾದಂತ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಂಡ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಆಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮಗೊಂಡಿದೆ। राजस्थान के लाभार्थी श्री दिनेश भट्टर ने जीरे की प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर आसपास के ग्रामीणों को आत्मनिर्भरता प्रदान की है। महाराष्ट्र के लाभार्थी श्री अनूप कुमार मोहता ने वेयर हाउस बनाकर अन्न भंडारण को सुनिश्चित किया है। आज देश के कोने कोने से किसान, कृषि उद्यमी, किसान उत्पादक संघ, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह और कृषि उपज मंडियां इस योजना का लाभ उठा रहे हैं।
तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हेलो किसान में। लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं प्राकृतिक खेती और इसके साथ साथ बीजे मसाले जो हैं उसमें अगर किस तरह की कीटों की समस्या आ जाती है तो कैसे आप इसका निदान कर सकते हैं, क्या क्या विकल्प आपके पास हैं। और दर्शक हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं। फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। यशवंत जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? शिवपुरी मध्य प्रदेश से जुड़े हैं जी। हेलो, नमस्कार साहब, यशवंत जैन बोल रहा हूँ सर। जी नमस्कार। मेरा ये प्रश्न है कि जो सरसों होती है जी, और उसके साथ में राई होती है, राई छोटी राई जी, जो मसाले के रूप में उपयोग में आती है, और जीरा जो कि इनने काला जीरा बताया, हमारे यहाँ सफेद जीरा होता है जी। कलौंजी सही कही, उनमें कलौंजी होती है और सफेद जीरा होता है, और हमारे यहाँ धनिया भी होता है जी। मगर क्या है कि धनिये में हम चाहते हैं कि छोटा धनिया उसका बीज कहाँ पर प्राप्त हो, क्योंकि उसकी मांग बहुत होती है, भाव भी अच्छा होता है। बड़ा जीरा है उसका भाव कम होता है, जिससे क्या है कि किसान को नुकसान होता है। तो आप जानना चाह रहे हैं छोटा जीरा जो बिल्कुल छोटा होता है जी, उसके बारे में, और हल्दी के बारे में भी हमें बताएं कि हल्दी के लिए हम किस प्रकार कहाँ से पौध प्राप्त करें। चलिए, बिल्कुल बीजे मसालों की हम खासतौर से यहाँ बात कर रहे हैं। डॉक्टर मीणा, क्या जानकारी देना चाहेंगे आप यशवंत जी को? शिवपुरी मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हैं। ये शिवपुरी से जो यशवंत जी जुड़े, बड़ा अच्छा प्रश्न है इनका भी। सफेद जीरा के बारे में तो हमें ज्यादा जानकारी नहीं है, क्योंकि हमने पढ़ा अभी तक नहीं देखा कि सफेद जीरा क्या होता है। लेकिन इन्होंने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है कि ये जो राई का भी प्रयोग मसाले के रूप में करते हैं। जी हाँ, पूरे देश में अपन राई को मसाले के रूप में छौंक देने के लिए काम में लेते हैं जी। तो राई के लिए तो हम लोग जो अपना भरतपुर जो सेवर का संस्थान है सरसों का, उस पर संपर्क कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ बात कर ले जीरे धनिये की। इन्होंने कहा कि छोटा बीज वाला धनिया का बीज कहाँ मिलेगा जी। और ये छोटा बीज इसलिए पसंद कर रहे हैं क्योंकि छोटे बीज में वाष्पशील तेल की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। और हमने यहाँ से एक वैरायटी, एक किस्म रिलीज करी है अजमेर से, अजमेर धनिया 1 ACR 1 हम इसको कहते हैं जी। इसके बीज की जो साइज है, इसकी जो वो है, बहुत छोटा बीज होता है ये, लेकिन इसमें वाष्पशील तेल ज्यादा होने की वजह से इसमें बहुत ज्यादा खुशबू रहती है, और इसी वजह से ये सब्जी के रूप में बड़ा खुशबूदार है और लोगों की भी ज्यादा पसंद में है जी। इसके लिए ये लोग हमारे संस्थान राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र अजमेर में बीज के लिए संपर्क कर सकते हैं। और चूंकि बीज को प्राप्त करने के लिए इनको अगस्त मतलब सितंबर अक्टूबर महीने में संपर्क करना पड़ेगा, चूंकि हम सभी बीज मसालों की बुआई लगभग 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच में करते हैं जी। तो ये लोग बीज हमारे संस्थान से प्राप्त कर सकते हैं और बड़ी अच्छी किस्में हैं। और दूसरा इन्होंने कहा कि ये जो धनिया है उसकी ज्यादा फायदा कैसे हो सकता है। धनिये को हम अच्छी गुणवत्ता वाला, जो अभी प्राकृतिक खेती की भी बात कर रहे हैं, बाकी जो जैविक खेती की जो बात कर रहे हैं, ऑर्गेनिक धनिया पैदा करके, और अगर हम उसको सही समय पर काट करके अच्छा कलर मेंटेन रख लें उसमें, क्योंकि धनिया में कलर भी बहुत बड़ा फैक्टर है जी। और उसको हम लोग घर पर पैकेजिंग करके, सफाई करके, ग्रेडिंग करके, पैकेजिंग करके बेचे तो किसान उस धनिये को 200 से 250 रुपए किलो में बाजार में बेच सकते हैं। यानी मुनाफे की संभावना है। थोड़ा सा ध्यान समय इस और देना होगा। और खासतौर से डॉक्टर भट्ट, अगर हम देखें तो न सिर्फ बतौर उत्पादक बल्कि उपभोक्ताओं के नज़रिए से देखा जाए तो प्राकृतिक खेती शायद और ज़्यादा आवश्यकता उसकी महसूस होती है, क्योंकि हर कोई अब गुणवत्ता वाला जो उत्पाद है वो चाहता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं शर्मा जी आप। प्राकृतिक खेती आने वाले समय में बहुत आवश्यक होने वाली है, लेकिन मैं इसके साथ ही ये भी कहना चाहता हूँ कि प्राकृतिक खेती तो करनी चाहिए और उससे हमें आमदनी भी मिल सकती है, अच्छी आमदनी। हमारे किसानों की आमदनी दुगुनी, जैसे हमारे प्रधानमंत्री का एक लक्ष्य है कि 2022 तक दुगुनी हो जाए, तो मुझे लगता है इससे दुगुनी हो सकती है। लेकिन जो हमारी अन्य तरह की खेतियाँ हैं, जैसे आपकी जैविक खेती है या रासायनिक खेती है, वो भी हमें जारी रखनी चाहिए, क्योंकि वो अगर हम केवल प्राकृतिक खेती का ही इस्तेमाल करें तो हमारा उतना, मेरे ख्याल से किसानों का फायदा ज़्यादा नहीं होगा। खाद्य सुरक्षा के लिहाज से अगर देखा जाए, हाँ, ये अगर माना आपको ये लगता है कि जैसे कई बीमारियां, जैसे मैंने बताया कि शरीर में कई बीमारियां, कैंसर जैसी बीमारियां हो रही हैं, तो प्राकृतिक खेती उस मामले में सही है, क्योंकि हमारे जो शरीर में पौष्टिक पदार्थ नहीं पहुंच पा रहे हैं तो
तो प्राकृतिक खेती इस मामले में आपको सहायक सिद्ध हो सकती है कि आपको पौष्टिक, आपकी एक तो आपकी मिट्टी का जो है उर्वरक क्षमता बढ़ जाएगी, मिट्टी आपकी सही हो जाएगी। दूसरा, आपको पोल्यूशन, जो आपका इन्वायरमेंट, जो आपका अगर वातावरण पोल्यूटेड होता था पेस्टिसाइड से, केमिकल से, वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसलिए कि आप अपने फार्म से ही, अपने खेत से ही, अपने घर से ही सारी चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं। उसमें कोई आप बाहर से नहीं ला पा रहे हैं, ला रहे हैं, और उसी का इस्तेमाल करते हुए इस खेती में आपका इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। बीज को भी आप अंकुरित कर सकते हैं, बीजामृत जिसे कहते हैं, उसमें भी गाय का गोमूत्र और गोबर और ये सारी चीज़ें, और बीज को उपचारित करने के लिए, हाँ, उपचारित करने के लिए तैयार किया जाता है। लेकिन बीज के बारे में ये कह दूं कि बीज उन्नत किस्म का नहीं होना चाहिए, हाइब्रिड नहीं होना चाहिए। बीज भी आपके अपने किसानों से प्राप्त तैयार किया हुआ है, संकरित बीज नहीं होना चाहिए, आपका तैयार हुआ किया हुआ बीज है। और ये बीज, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जिस संस्थान से मैं कार्य करता हूँ, तो हमारे संस्थान का एक बीड़ा है कि हम सारे हिंदुस्तान के गाँव में जा करके उन किस्मों, जो हमारे परंपरागत तरीके से तैयार की गई बीज हैं और जो हमारे पुरखों ने तैयार किए हैं, उनमें बहुत गुण है, उन गुणों के होते हुए हम उनको संरक्षित करते हैं। तो अगर आप इन बीजों का इस्तेमाल करें तो आने वाले समय में ये आपकी खेती, जो प्राकृतिक खेती है, ये फायदेमंद हो सकती है आपकी पौष्टिकता बढ़ाने के लिए, शरीर को वो करने के लिए। इवन आप जो है, आप मिट्टी की उर्वरकता बढ़ा रहे हैं, और इसमें आपको मिक्स फार्मिंग, जैसे आपके यहाँ वीड्स हो जाते हैं, तो वीड्स को हटाने के लिए ऐसे आप ग्रासेस या क्लोवर, ये होता है, जो चीज़ें आप उगाएं जिससे जो है वो वीड जो है कम्पीट ना करें, बल्कि उनको आपको वीड के साथ, वो वीड को मतलब जो है फसल के साथ कम्पीट ना करें, और वीड का निराकरण करें, जो आपके खरपतवार है उनका निराकरण कर सकते हैं। चलिए, बिल्कुल। देखिए कैसे जो समस्या है उसका समाधान आप कर सकते हैं। बेहतर विकल्प अब आपके पास है प्राकृतिक खेती के रूप में। फिलहाल हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। संतोष जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? छत्तीसगढ़ से हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो जी, संतोष जी, आपसे गुजारिश करना चाहेंगे अपने टीवी सेट का वॉल्यूम बंद कर दें। लगाए हैं सर जी, इसमें से खरपतवार ज्यादा है, इसमें कुछ पेस्टिसाइड में बताइए, कुछ निंदानाशक। जी, कौन सी फसल आपने ली है? धनिया लिया हुआ आपने। उसमें कोई कीट भी नजर आ रहा है आपको? हाँ जी, कोई कीट नजर आ रहा है आपको? कीट तो नहीं है सर जी, खरपतवार की समस्या है, लेकिन नहीं, कीट नहीं है सर, उसमें खरपतवार एकदम ज्यादा है। चलिए, बिल्कुल। खरपतवार ज्यादा है जी। डॉक्टर मीना, क्या आप सुझाव देना चाहेंगे? इनको खरपतवार की समस्या आ रही है, क्या इनको करना चाहिए? खरपतवार नाशी का कुछ विकल्प? मैं संतोष जी को ये बताना चाह रहा था कि अभी जो हमारी फसलें हैं, धनिया की, भाई ये लोग धनिया की बात कर रहे हैं, धनिया अगर समय पर बुआई की है तो धनिया इस समय फूल वाली अवस्थाओं में है जी। और चूंकि धनिया में किसी भी तरह से पोस्ट इमरजेंसी, जो बीज उगने के बाद में किसी तरह की खरपतवारनाशी रिकमेंडेड नहीं है, तो मैं इनको ये सलाह देना चाहूंगा कि अगर इस समय हम खरपतवारनाशी का प्रयोग करेंगे तो इससे हमारी फसल को नुकसान होगा। इसलिए ये मैनुअली और हाथों से उसको निकाय गुड़ाई करके ही खरपतवार को निकाले तो हमें फायदा रहेगा। तो निराई गुड़ाई का विकल्प देखिए अभी आपके पास है। इसके अलावा डॉक्टर मीना, अगर हम बात करते हैं कीट प्रबंधन की, तो ना सिर्फ रसायन बल्कि उससे पहले कई और विकल्प हैं। फिर चाहे हम जैविक कीट नियंत्रण की बात करें, समेकित कीट प्रबंधन की बात करें, इस दिशा में आपको क्या लगता है, क्या कितनी जानकारी किसानों को है और कितनी होनी चाहिए? हाँ, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न करा है। अब जो जरूरत है, क्योंकि जो इंसेक्टिसाइड, जो पेस्टिसाइड और रसायन के जो दुष्प्रभाव है, उसका हमारे स्वास्थ्य में तो दुष्प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। उसके अलावा और भी कई तरह का है, जो ये हमारा कीट है वो इसके प्रति सहनशीलता डेवलप करता जा रहा है जी। तो इसके लिए आज जो सबसे बड़ा अच्छा विकल्प वो है समन्वित कीट प्रबंधन, इंटीग्रेटेड फार्मिंग, मतलब इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, IPM जी। और इसमें कम से कम हमको दवाइयों का प्रयोग करना है। इसके लिए अभी अगर अपन लोग रस चूसने वाले कीटों की बात करें, और चूंकि इस समय पे माहों का आक्रमण शुरू होने वाला है, अभी चेपा लगने वाला है हमारी फसल में, तो हम किसानों को बताना ये चाहेंगे कि सीधा वो
पेस्टिसाइड्स पर और कीटनाशियों पर ना जावे, इसका और भी बहुत विकल्प है। सबसे पहले तो वो करे कि फसल को अपने खरपतवार से मुक्त रखे, किसी तरह के भी खरपतवार अपने किसान खेत में ना रहने देवे। दूसरा ये कि वो पीले चिपचिपे प्रपंच उसमें लगा देवे, जो 20 से 25 प्रपंच प्रति एकड़ की तरह से हम लोग उसको रिकमेंड करते हैं जी। और अगर फिर भी उनके वहां पे चेपा की समस्या आ जाती है तो उसमें निगरानी बराबर रखे, और जैसे ही चेपा का आक्रमण शुरू होता है उसमें जो पौधों से जो बोटनिकल पेस्टिसाइड जिसको कहते हैं वानस्पतिक बायोपेस्टिसाइड्स, जिसमें नीम के कई सारे प्रोडक्ट्स मार्केट में भी मिलते हैं, और नीम का जैसे निमोली जो होती है उसे किसान अपने घर पर भी तैयार कर सकते हैं, नीम का जो कीटनाशक है उसको, और उसका छिड़काव करने से मैं 2-3 उदाहरण दे दूंगा यहाँ पे कि नीम का एक तो मार्केट में निमिसिडिन के नाम से मिलता है 0.03 EC। इस दवा, ये जो प्रोडक्ट है इसको 3 मिलीलीटर 1 लीटर पानी में, या यूं कहते हैं कि 45 ml 15 लीटर की टंकी में गोल बनाकर अगर छिड़काव करते हैं तो मोइला जो चेपा है उसको अपन लोग रोक सकते हैं। इसके अलावा और भी कई तरह का है, जैसे जो माइक्रोबियल जिसको कहते हैं ना अपन सूक्ष्म कीटनाशी, सूक्ष्म जीव कीटनाशी, माइक्रोबियल पेस्टिसाइड, जिसमें फंजाई से जो फंगस है उससे तैयार करते हैं वर्टिसिलम लेकानी। हम लोग हमारे संस्थान में भी इसका तैयार करते हैं प्रोडक्ट, और इसके अलावा ये मार्केट में मिलता है जिसका नाम वर्टिसिलम लेकानी। चलिए एक और दर्शक हमारे साथ डॉक्टर मीना जुड़ चुके हैं, इनका सवाल भी ले लेते हैं जल्दी से। महेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर, बहुत बहुत स्वागत। महेंद्र जी, आपका क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? हेलो, गोल्ड जीरा आता है ना महेंद्र जी? हाँ, गोल्ड जीरा आता ना जी जी। हाँ, वो क्या पीला पड़ के खत्म हो जाता है। चलिए, बिल्कुल ये समस्या आ रही है इसमें जीरे की फसल में? हाँ, जीरे की फसल हमने बोई है तो उसका मतलब क्या है, वो पीला पड़ के खत्म हो जाता है। जी डॉक्टर मीना, क्या वजह हो सकती है और क्या ऐसे में निदान हो इसका? ये कहाँ से बोल रहे हैं इनसे? ये बाड़मेर राजस्थान से हमारे साथ जुड़े हैं। कहाँ से? बाड़मेर राजस्थान। बाड़मेर से, हाँ। एक्चुअली बाड़मेर में राजस्थान में खासकर ये जो कह रहे हैं ना पीला पड़ के पौधा सूख रहा है, ये येलोइंग बोलते हैं हम इसको। येलोइंग एक बीमारी है इसमें जीरे की, और ये वायरस की वजह से होती है जी। इसमें पोटी वायरस है, उसकी वजह से ये जीरो में पीलेपन की बीमारी इन दिनों में, मतलब पिछले 2-3 साल से बड़ी ज्यादा आ रही है। तो इसके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो वायरस है ये माहू से एक पौधे से दूसरे पौधे में फैलता है। ये शुरुआती दौर पर 1 या 2 पौधे या 5 पौधों में आना शुरू होता है, लेकिन अगर इसको नजरअंदाज कर जाते हैं तो धीरे धीरे ये पूरे खेत में चले जाएंगे और फिर इससे पूरा खेत खत्म हो जाएगा। तो मैं इन किसान भाइयों से ये कहना चाहूंगा कि हमको सबसे पहले उसमें अगर माहू आने शुरू हो गया है तो हमको माहू को रोकना पड़ेगा, नहीं तो ये पूरे खेत में इसका संक्रमण फैल जाएगा। अगर इसमें कुछ पौधों पर है तो उन पौधों को हम निकाल करके नष्ट कर देवे, ये इसका सबसे अच्छा उपचार है। और चेपा जो माहू है उसको रोकने के लिए मैं इनको एक दवाई बता देता हूँ। एसीफेट एक दवाई आती है 75 SP एसीफेट पाउडर आता है जी। इस दवाई का 1 ग्राम 1 लीटर पानी में गोल बना करके ये छिड़काव करें, और चूंकि अभी जीरा फूलों पे नहीं है इसलिए दिन में किसी भी समय पर छिड़काव कर सकते हैं, और जब हमारी फसलें फूल पाती है उस टाइम पर स्वाभाविक है कि हमको फूलों के टाइम पे छिड़काव नहीं करना चाहिए जी। तो ये किसान, हमारे बाड़मेर वाले किसान ये ध्यान रखे कि ये जो पीले पौधे इनको उखाड़ करके नष्ट करें, इनको साइड में ना फेंके, ये किसी दूसरे के खेत में ना फेंके, अन्यथा ये बीमारी बहुत ज्यादा फैलने के आसार हैं। चलिए, निकाल कर नष्ट करना ही एक बेहतर विकल्प। और खासतौर से डॉक्टर भट्ट, अगर देखें जैसा आपने शुरुआत में कहा कि हरित क्रांति जो की आवश्यकता महसूस की गई, लेकिन उसी की वजह से हम देखते हैं कई तरह के कीट या जो बीमारियां हैं वो हमारी फसल में आ जाती हैं, तो कहीं ना कहीं रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो अब पनपने लगी है, और ऐसे में आवश्यकता यही कि कुछ नया इजाद किया जाए जहां पर इस तरह की समस्या हो ही ना। बिल्कुल होगी। जहाँ तक आपने कीट निवारण के बारे में पूछा है, ये प्राकृतिक खेती में जैसे कि मैंने बताया है कि अपने संसाधन आपको यूज़ करने हैं अपने, तो इसमें 2-3 तरह की प्रक्रियाएं हैं। अगर आपको कीटों से निवारण पाना है तो इसमें एक विधियां हैं जी, जिससे आपको कीटनाशक तैयार कर सकते हैं। इससे इन विधियों में अग्नियास्त्र कहते हैं, एक ब्रह्मास्त्र कहते हैं, एक नीमास्त्र कहते हैं। तो अग्नियास्त्र में आपको क्या करना है कि यूरिन लेना है, आप गोमूत्र लेना है। गोमूत्र में आपको जो है
तम्बाकू की पत्तियाँ, आपको जो है लाल मिर्च जो होती है उनको कूटना है और नीम की पत्तियाँ उसमें मिलानी है। तो ये अगर आप घोल बना करके अगर गौमूत्र में इसको करेंगे तो मुझे लगता है कि कई सारी जो है बीमारियां, अगर आप इनको छिड़केंगे पौधों में जहां बीमारियां आ रही हैं फसलों में, तो ये बीमारियां दूर हो सकती हैं। उसी तरह दूसरा ब्रह्मास्त्र है, वो भी इसी तरह का है, जो यूरिन जो आपका काव के जो गाय का जो गौमूत्र है उसी में बेस है, और एक नीमास्त्र है, नीम का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। तो ये 3-4 विधियां हैं। इन विधियों का अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो किसी भी तरह के आपको कीटाणु जो है कि बीमारियां, फंजाई या कोई भी इस बीमारियां नहीं आ सकती है। जी बिल्कुल। तो देखिए कितना बेहतर विकल्प अब आपके पास है, जिसमें जो आपकी लागत है वो बिल्कुल नहीं लगेगी, बल्कि और भी ज़्यादा लागत अगर कम होगी तो आपको मुनाफा इसके ज़रिए हो सकेगा। आगे भी आपको हम जानकारी देंगे कितना लाभ प्राकृतिक खेती के ज़रिए आपको हो सकता है, और बीजे मसालों की खेती अगर आप कर रहे हैं तो वहाँ पर किस तरह की समस्या आ सकती है, कीटों की वजह से क्या समाधान होगा, सारी जानकारी आपको देंगे। लेकिन यहाँ रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अन्नदाता किसानों की खुशहाली और उनकी आय में बढ़ोतरी के लिए भारत सरकार लगातार प्रयासरत है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 7 वर्षों में खेती को आधुनिक और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई निर्णय लिए गए हैं। छोटा किसान बने देश की शान, ये हमारा सपना है। देश के 80% से ज्यादा किसान ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। अब देश में इन्हीं छोटे किसानों को ध्यान में रखते हुए कृषि सुधार किए जा रहे हैं, निर्णय लिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। पीएम किसान योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन करती है। इसके तहत लाभार्थी किसानों को हर साल 6,000 रुपए की सम्मान राशि 2,000 रुपए की 3 समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है। अब तक 11 करोड़ से भी अधिक लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में 1,58,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे ट्रांसफर की जा चुकी है। किस्तों की जानकारी किसानों को एसएमएस के माध्यम से दी जाती है। इस मदद से बुआई के पहले अब किसानों को बीज, खाद, कीटनाशक और कृषि संबंधी अन्य जरूरतों के लिए साहूकारों के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। मारे कोई जोड़े के सगा संबंधी के मित्रों जोड़े मारे उछीना पैसा लेवानी जरूर पड़ती नहीं અને એનાથી હું સારી એવી ખેતી કરી શકું છું। इस योजना से मिले लाभ तथा आवेदन की स्थिति देखने के लिए पीएम किसान पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से पात्र किसान अपना पंजीकरण स्वयं करने के साथ साथ अब तक मिले लाभ और अपने आवेदन की स्थिति फार्मर्स कॉर्नर से देख सकते हैं। इस योजना का लाभ पात्र किसानों को ही मिल सके, इसके लिए इस प्रक्रिया को फूल प्रूफ बनाते हुए इसे आधार और इनकम टैक्स वेरिफिकेशन के साथ साथ फिजिकल वेरिफिकेशन से भी जोड़ा गया है। इसके अलावा किसानों की सुविधाओं और जानकारी के लिए पीएम किसान मोबाइल ऐप भी विकसित किया गया है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के किसानों को मिल रहा है। इसे हासिल करके हमारा किसान सबल और आत्मनिर्भर हो रहा है। इस स्कीम ने हमारा भारत सरकार ने हमारा किसान के लिए बहुत बड़ा सम्मान दिया है। इसीलिए हम भारत सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आत्मनिर्भर भारत की पहचान प्रगतिशील और समर्थ किसान। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हेलो किसान में। लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं प्राकृतिक खेती और बीजे मसालों में किस तरीके से कीट प्रबंधन आप कर सकते हैं। फिलहाल हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हैं नागपुर महाराष्ट्र से। शुभम जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? हाँ सर, मेरी धनिया की फसल लगाए अभी 2 महीने के ऊपर समय हो चुका है जी।
और उसकी हाइट है ना 2 फीट के ऊपर चली गई, पर उसमें फूल नहीं आ रहे। अभी पुष्पन नहीं हो पा रहा है। तो हाँ, पुष्पन नहीं हो पा रहा है जी। और धनिया का बारीक बीज वाला धनिया है। चलिए बिल्कुल डॉक्टर मीना, बारीक बीज वाला धनिया है, 2 फीट करीब की हाइट ऊंचाई बता रहे हैं ये, लेकिन फूल जो है अभी नजर नहीं आ रहे। हाँ, ये जो हमारे महाराष्ट्र वाले किसान हैं जी, अच्छी बात है, बारीक बीज वाला धनिया है और 2 महीने में अभी फूल आना शुरू होगा और फूल आने की भी अवस्था आई है उसकी धनिया की, लेकिन थोड़ा इनको इंतजार करने की जरूरत है। और फिर भी अगर इनको ऐसा लगता है तो जो अपने जो न्यूट्रिएंट्स है ना, जिसको बोलते हैं पोषक तत्व, उसका एक घोल आता है जी, घुलनशील पोषक तत्वों में 19 का NPK, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास जी, उसका 2 से 3% की मात्रा में उसको घोल करके उसका एक बार ये छिड़काव कर देंगे। बाकी अभी इनको चिंता करने की जरूरत नहीं है, 2 महीने के बाद में ही धनिया में फूल आना शुरू होगा। जी चलिए बिल्कुल, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है शुभम जी। जैसा डॉक्टर मीना बता रहे हैं कि कम से कम 2 महीने का वक्त लगता है, उसके बाद जो पुष्पन अवस्था है वो धीरे धीरे शुरू हो जाएगी और आप अच्छा उत्पादन भी ले सकेंगे। और खासतौर से डॉक्टर भट्ट, अच्छे उत्पादन के लिए जब हम देखते हैं प्राकृतिक खेती एक अच्छा विकल्प हमें नज़र आता है। सरकार अपने स्तर पर प्रयास कर रही है, लगातार किसानों को प्रोत्साहित भी किया जा रहा है। और अलग अलग राज्यों की अगर हम बात करें, क्योंकि कृषि राज्य का विषय हो जाता है, अगर हमारे देश की बात की जाए तो क्या स्थिति आप देख पाते हैं प्राकृतिक खेती की? सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकार का प्राकृतिक खेती के प्रति बहुत अच्छा मतलब प्रयासरत है सरकार, और इसके लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो हमारा ICR जिसको कहते हैं, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इसका बढ़ावा देने के लिए इसको किस तरह से हम जो है पाठ्यक्रम में शामिल कर सकें और किस तरह से इस खेती को बढ़ावा दे सकें, तो एक कृषि विज्ञान केंद्र और भारतीय जो अनुसंधान संस्थान हैं देश में फैले हुए हैं, बहुत सारे कृषि विश्वविद्यालय हैं, इनमें एक समिति बनाई गई है जिसमें करीब लगभग 2 तो किसान हैं, जिसमें एक पद्मश्री पाटीदार साहब हैं राजस्थान से, दूसरे भी राजस्थान, डागा साहब हैं राजस्थान से, तो इन किसानों को भी इसमें शामिल किया गया है। लगभग 12 सदस्यों की टीम है जिसमें अलग अलग विषयों के विशेषज्ञ हैं। ये विशेषज्ञ आकर इस पाठ्यक्रम बनाएंगे और इसको कॉलेज, स्कूल और इसमें इस स्कूलों में इनको जो है या कॉलेज में के पाठ्यक्रम में इसको शामिल करने की कोशिश करेंगे, ताकि जो है हमारे जो है ये प्रयास किसान तो और बेहतर यानी हो सकता है। यस, चलिए फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं। रामचंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत आपका, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? हेलो। हाँ जी, अश्वगंधा की फसल लगा रखी है जी, 15 अक्टूबर को लगाई थी हमने, 3 माह की हो गई है, उसमें पत्ते बढ़वार नहीं हो रही है जी, पत्ते सूख रहे, धब्बे बन गए। बिल्कुल डॉक्टर मीना, क्या जानकारी देना चाहेंगे? उज्जैन मध्य प्रदेश से सवाल आया है रामचंद्र जी का। अश्वगंधा की फसल ली है, बढ़वार नहीं हो पा रही और जो धब्बे हैं वो भी नजर आ रहे हैं। अच्छा, ये एक्चुअली मैं इनको ये सलाह देना चाहूँगा कि हम लोग तो अश्वगंधा पे काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये जो कृषि विज्ञान केंद्र नीमच जो इनका मध्य प्रदेश का सेंटर है, वहाँ पर इस पर काम अच्छा हो रहा है और वहाँ पर जो विशेषज्ञ हैं ये वहाँ संपर्क कर सकते हैं, कृषि विज्ञान केंद्र नीमच। जी बिल्कुल। साथ ही डॉक्टर भट्ट, आप भी कुछ जानकारी साझा करना चाहेंगे, किस तरीके से जो समस्याएं आती हैं उसका निदान कैसे कर सकते हैं किसान? ना सिर्फ प्राकृतिक खेती एक बेहतर विकल्प है, बल्कि उस दिशा में आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी कि किसान अब इस तरह का जो विकल्प है उसको अपनाएं। मैं तो सबसे पहले, जैसे मैंने पहले भी कहा कि जो ये खेती है प्राकृतिक खेती, इसको एक विकल्प बनाए रखें, लेकिन बाकी खेती के प्रकार हैं जैसे वर्मी कंपोस्ट से जो खेती है या जो जैविक खेती है उसको भी बनाए रखें, उसको भी चालू रखें, और जो रासायनिक तरीके से जो खेती होती है उनको भी जारी रखें। लेकिन जो हमारे किसान जो असिंचित क्षेत्रों वाले हैं या रेनफेड एरिया में जो रहते हैं, जिनको कहते हैं मार्जिनल फार्मर्स जो हैं, उन लोगों के लिए ये जो खेती प्राकृतिक खेती बहुत लाभदायक होने वाली है। तो इस खेती की जानकारी के लिए आप प्रशिक्षण लें। आपको पता है हमारे देश में 0 बजट एक मॉडल तैयार हुआ है, वो हमारे जो एक सुभाष पालेकर महाराष्ट्र से एक किसान दार्शनिक हैं,
ये इन्होंने जो है काफ़ी अच्छा इसमें ज्ञान प्राप्त किया है, प्रैक्टिस करी है, एक्सपेरिमेंट किया है। तो आप इनसे प्रशिक्षण ले सकते हैं या किसी यूनिवर्सिटी से किसी उससे आप प्रशिक्षण ले, लेकिन प्रशिक्षण लेना इसमें ज़रूरी है कि आप किस तरह से खेती का इस्तेमाल, यानी जानकारी का होना बेहद ज़रूरी। और साथ ही डॉक्टर मीना, आप भी इस बात से सहमत होंगे, अगर हमारे जो किसान अगर उनको लगता है कि अब रसायन का इस्तेमाल करना ही होगा तो उसकी सही जानकारी होना बेहद ज़रूरी, उसकी संतुलित मात्रा की जानकारी होना बेहद ज़रूरी। बिल्कुल मुकुल जी, अब ये समय है कि किसानों को बहुत ज़्यादा अवेयर होने की आवश्यकता है, क्योंकि जो रसायन है जिसका अंधाधुंध प्रयोग हमारी किसान खेती में हो रहा है उसके बड़े दुष्प्रभाव है। तो किसानों को ये कभी भी बिना पूर्ण जानकारी के दुकान में जाकर के किसी तरह की दवाई नहीं लेनी चाहिए, अन्यथा उससे फायदे की जगह नुकसान होता है जी। और मैं मुकुल जी यहाँ इतना सा और बताना चाहूंगा, चूंकि हम लोग मसाले की बीजे मसालों की बात कर रहे हैं और बीजे मसाला फसलें जो 10 फसलें मैंने गिनाई थी पहले, इनमें से अगर हम मेथी को निकाल देंगे तो सारी फसलें हैं हमारी जो है क्रॉस पोलिनेटेड पर परागित फसलें हैं। और इनमें जो परागणकर्ता कीट है, पॉलिनेटर्स है, उसका बड़ा रोल वो भागीदारी होती है बीज के उत्पादन को बढ़ाने में जी। तो किसान बिल्कुल भी केमिकल्स का स्प्रे जब फसल पे फूल आ जावे ऐसे समय पे बिल्कुल भी हम किसान को सलाह नहीं देते कि वो किसी भी कीटनाशक का स्प्रे या छिड़काव करें। चलिए, विशेष सावधानी ये रखनी होगी कि पुष्पन अवस्था है तो आप किसी भी रसायन का छिड़काव ना करें, उससे गुणवत्ता जो है वो प्रभावित हो सकती है। आवश्यकता पड़े कि नहीं करना ही पड़ेगा, ऐसी अवस्था में ये लोग शाम के समय 4 से 4:30 बजे के बाद में उस दवा का छिड़काव करें, ताकि हमारे जो पॉलिनेटर्स है उस पर कम से कम दुष्प्रभाव पड़े। बिल्कुल, तो उनका भी ख्याल देखिए हमें रखना होगा। मित्र कीट जो हैं वो ही देखिए पूरी तरीके से मदद करते हैं, आप अपने स्तर पर मेहनत करते हैं और मित्र कीट भी कोशिश यही करते हैं कि आपको अच्छी उपज उनके जरिए भी मिल सके। फिलहाल डॉक्टर मीना, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, थैंक यू जी। और साथ ही यहाँ डॉक्टर भट्ट, आपसे भी हम जानना चाहेंगे और क्या कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आप देना चाहेंगे हमारे जो किसान हैं और किस तरह का विकल्प उनके पास प्राकृतिक खेती के तौर पर? मैं किसान भाइयों से ये कहना चाहूँगा कि एक पद्धति है जो पहाड़ों में होती है, मिक्स क्रॉपिंग जी। मिक्स क्रॉपिंग बहुत ज़रूरी है। जब अगर आप प्राकृतिक खेती आप करेंगे तो मिक्स क्रॉपिंग जिसमें आपको अलग अलग तरह की जो है आप फलदार वृक्ष लगा सकते हैं, आप सब्जियां लगा सकते हैं और एक मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए आप लेग्यूमिनस मतलब जो हमारे जो पल्सेज हैं, दालें हैं, दाल वाली फसलों को लगाएं, जिससे आपके जो एक तो अलग अलग तरह से आपको जो है फसलों का फायदा अलग अलग फसलें जो है उनका समावेश भी होगा और देखिए विविधीकरण को भी आप बढ़ावा दे सकेंगे। डॉक्टर केसी भट्ट, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को दी, इसके लिए आपका भी बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों को नमस्कार। तो चलिए, अब आपको हमारे जो अगला विषय रहेगा उसके बारे में हम जानकारी देते हैं, जिससे पहले से ही आप अपने सवाल तैयार कर सकें। हमारे अगले विषय में आपको हम जानकारी देंगे खासतौर से पर्यावरण हितैषी जैविक खेती के बारे में और बात होगी गेहूं फसल की देखभाल की। साथ ही आप अपना कोई सवाल या सुझाव हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। मेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। फेसबुक के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको फेसबुक पर जाकर हिंदी में टाइप करना होगा हेलो किसान और यहाँ भी आप अपना सवाल या सुझाव लिखकर छोड़ सकते हैं। और आखिरी विकल्प आपके लिए आप डी किसान कॉल सेंटर का नंबर नोट कर लीजिए। ये नंबर है 1800-11-3060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 से रात के 10 बजे तक की लाइन्स खुली हैं, इस पर भी आप अपना सवाल दर्ज करा सकते हैं। और आपको बता दें, अब ये सारी जानकारी आप ले सकते हैं डीडी किसान के यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी। इस QR कोड को स्कैन करके आप पहुंचेंगे यूट्यूब चैनल पर, जहां ये सारी जानकारी अब आप कभी भी कहीं भी ले सकेंगे हेलो किसान के साथ। फिलहाल आज के लिए हेलो किसान में बस इतना ही, फिर हाजिर होंगे नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।